अस्सलाम वालेकुम, दिस इज उसामा और आप देख रहे हैं उसामा टॉक्स। बहुत अरसे बाद मुलाकात हो रही है, थोड़ा कुछ इश्यूज चल रहे थे, कहीं पर मसरूफ था, तो इस वजह से न फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल को कवर कर सका और न पाकिस्तान की इंग्लैंड वाली सीरीज को कवर कर सका। तो आज टाइम मिला, मैंने सोचा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज अभी खत्म हुई है, उसको कवर करते हैं। तो बगैर किसी देर के चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो हुआ कुछ यूं कि पहले इंग्लैंड आया पाकिस्तान में और हमने अपनी रिवायत को बरकरार रखा। रमीज राजा के दौर में जिस तरह की पाकिस्तान में पिचेस बन रही थी वो कम्प्लीटली रोड थे, उनके ऊपर कोई भी किसी किस्म की बॉल टर्न नहीं होती थी, डेड पिचेस थी, ना बॉल बाउंस होती थी ना स्पिन होती थी। तो इंग्लैंड के साथ भी हमें वही रोड्स देखने के आए। अब वो पिचेस हमें ये देखना चाहिए था कि टीम को किसको सूट करती हैं, क्या पाकिस्तान की बैटिंग इंग्लैंड से ज्यादा अच्छी है या पाकिस्तान की अप्रोच इंग्लैंड से ज्यादा अच्छी है। तो दोनों बातें ऐसी नहीं थी। इंग्लैंड की अप्रोच को उन पिचेस ने सूट किया, इंग्लैंड ने हमें उन पिचेस पे खूब मारा। हैरी ब्रूक हर मैच में हम पे बरसते रहे। उसके बाद इंग्लैंड की बॉलिंग में जो थोड़ा बहुत दमखम था वो हमसे ज्यादा था, क्योंकि हम शाहीन अफरीदी के बगैर थे। हारिस रऊफ और नसीम शाह भी पहले मैच के बाद हमारे अनफिट हो गए थे, तो हमारी फास्ट बॉलिंग में भी कोई दमखम नहीं था। अबरार दूसरे मैच से खेले थे, चले स्पिन डिपार्टमेंट थोड़ा बेहतर हो गया था, नहीं तो नोमान अली की वही परफॉर्मेंस जो हम पहले से देखते आ रहे हैं, वही की वही पुरानी रेपिटेटिव परफॉर्मेंस, रेपिटेटिव गलतियां, कभी एक बैट्समैन कम है, कभी एक बॉलर कम है, उन्हीं गलतियों पर हम खेलते रहे। और रिजवान उस सीरीज में टेस्ट में बुरी परफॉर्मेंस के बावजूद भी खेलते रहा और एट द एंड 3 मैचों की सीरीज के एंड पे 6 मैच हम होम पे खेल चुके थे और 6 में से एक भी नहीं जीते थे, 4 हम हार चुके थे, 2 हमने ड्रा किए हुए थे। तो इतनी बुरी परफॉर्मेंस मैंने कभी नहीं देखी पाकिस्तान की होम सोइल पे। खैर पहले हमने देखी भी नहीं है, हमारी जनरेशन अब देख रही है, लेकिन टेस्ट में इससे बेटर हम कर रहे थे। सिर्फ बुरी मैनेजमेंट की वजह से, बुरी कैप्टनसी की वजह से और बुरी प्लानिंग की वजह से हम ये मैच हारे हैं। इंग्लैंड हमें मैच प्लेट में रख के दे देता था आके जीते, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारी मेंटेलिटी ही इस लेवल की नहीं थी कि हम मैच जीत सके, और हम वही करते रहे, उनकी उम्मीदों में पूरा उतरते रहे और मैच बॉटल करते रहे। आप ये देखें, एक मैच हम वहां से हारे हैं जब 5 विकेटें पड़ी थी, 65 स्कोर पड़े थे, 10-10 स्कोर एक बैट्समैन के हिस्से में आते थे, चाहे वो बॉलर भी थे, वहां पर उन्हें करना चाहिए था। एक मैच हम वहां से आ रहे हैं, हमारे पास 5 या 6 विकेटें पड़ी हैं, 85 स्कोर करना है और हम नहीं कर सके। अजहर अली जैसा बैट्समैन विकेट पे खड़ा होता था, वो ये मैं स्कोर पूरा कर सका था। मुझे नहीं पता इससे ज्यादा एक्सपीरियंस किसके पास होना था, वो स्कोर आगे पूरा करता। खैर फेयरवेल टू अजहर अली, एक पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेट के माने ताने बैट्समैन थे, उनका कैरियर बहुत अच्छा था, लेकिन अपने कैरियर को एंड उस तरह से नहीं कर पाए। उनके पास हीरो बनने का मौका भी था उस मैच में, जब 85 पड़ा था और वो विकेट पर मौजूद थे, वहां पर उन्हें फिनिश करना चाहिए था, लेकिन अफसोस वो नहीं कर सके। और सिर्फ इसी वजह से कि मैच अवेयरनेस ही नहीं होती, गेम अवेयरनेस ही नहीं होती, प्लेयर्स को हमारे पता ही नहीं होता किस सिचुएशन में क्या करना है, और वही गलतियां दोहराते रहते हैं वो जो दोहरा रहे होते हैं। बाबर आजम को देखें तो उनका वही ट्रेंड, रात को अच्छी इनिंग्स खेल गए जाते थे, अगले दिन सुबह आगे अपने विकेट थ्रो करना, सेंचुरी किए हुए होते थे, वहां पर आगे अपने विकेट थ्रो करना। तो वही ट्रेंड पाकिस्तान ने बरकरार रखे हैं जो बरकरार पहले रखती आई है। तो ये तो हो गई पिछली सीरीज के बाद। अब वाली सीरीज की बात करते हैं। अब नई मैनेजमेंट थी, चलो ये उम्मीद थी कि नई मैनेजमेंट है, अब देखते हैं क्या होगा। पहले मैच में तो वही रमीज राजा वाली मैनेजमेंट थी, लेकिन दूसरे मैच में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब नई मैनेजमेंट है, शायद नई तरह के पिचेस देखने को मिले, लेकिन वही कि वही रोड 5-5, 6-6 स्कोर वाले। पहली इनिंग्स में, दूसरे मैच में भी न्यूजीलैंड ने 450 स्कोर किया, पाकिस्तान 408 तक पहुंच गया। ये तो न्यूजीलैंड की ब्रेव अप्रोच थी, जो मैच को थोड़ा सा डिसाइडिंग फैक्टर बनने लगा था और 10-15 स्कोर रह गए थे, वहां पर नहीं हो सका। मुझे एक तो आईसीसी की भी समझ नहीं आती कि कहीं पे रूल्स नहीं बैंड हो सकते। अब ये वो मैच था जिसका 100% रिजल्ट आना ही आना था। अगर 15 to 20 मिनट्स अगर हम रूल ब्रेक कर लेते, बैड लाइट में खेल लेते। ये लाइट्स किस लिए होती है, टेक्नोलॉजी किस लिए होती है, इसलिए होती है ना कि जब मैच यहाँ पर इतना करीब पहुंच गया है, डिसाइड हो सकता है मैच, उसको भी आपने डिसाइड नहीं करवाया। 15 स्कोर रहते हैं और अभी ओवर्स भी बचे हुए थे। चलें आप ये ना करें कि आप एक्स्ट्रा टाइम दे दें या एक्स्ट्रा ओवर दे दें, ओवर तो कंप्लीट होने दें लाइट सिला की, क्योंकि अब साफ नजर आ रहा है मैच, इसका फैसला हो सकता है। एक विकेट न्यूजीलैंड को लेनी थी तो कोई भी वो मैच जीत सकता था, सीरीज का फैसला भी हो जाता। फिर आप कहते हैं हमारी ग्लोबल ऑडियंस नहीं आती। ऐसी स्पोर्ट पे क्यों कोई ऑडियंस आएगी जहां पर आपके पास सहूलियात भी हैं, आप उसको वेल भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप मैच कंप्लीट नहीं करवाते। 5 दिन मैच देखने के बाद मुझे बताएं किसी के हाथ में क्या आया। वैसे ही डेड सीरीज थी, ना न्यूजीलैंड आगे जा सकती थी ना पाकिस्तान आगे जा सकती थी। तो एक नया बंदा जिसको बताओगे कि मैच का फैसला भी हो सकता था, लेकिन इतना सा कोई 10-15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए रूल बैंड नहीं हो सकता था, लाइट नहीं जल सकती थी, क्योंकि ये जी आईसीसी का रूल है। तो बुढ़े बाबे जब तक बड़े ऑफिस में बैठे रहेंगे तो यही काम होते रहेंगे, जब तक कोई नए दिमाग, इनोवेटिव दिमाग नहीं आएंगे, इसी तरह के फैसले होंगे। और एक जीता जिताया मैच जो दोनों में से कोई टीम जीत सकती थी, बिल्कुल दरमियान में लटका हुआ था। इतने इंटरेस्टिंग मैच को, जो टेस्ट क्रिकेट की ब्यूटी कहा जाता है, वहां से भी ड्रा का फैसला कर दिया गया, सिर्फ इसलिए कि थोड़े से रूल बैंड नहीं हो सकते थे, जो नेचुरल लाइट थी वो कम हो गई थी। ये चीज तो आईसीसी पहले चेंज करे, जब तक ये चेंज नहीं करेगी तो कोई भी चेंज नहीं आ सकता। जिस तरह की ऑडियंस ग्रैब करना चाह रही है, एक ही फॉर्मेट है जो क्रिकेट को बचा सकता है, वो T20 है। वनडे और टेस्ट फिर बिल्कुल आपके खत्म हो जाएंगे, चाहे आप इनकी रिवाइवल की जितनी मर्जी कोशिश कर ले, अगर आप अपने फरसूदा रूलों से आगे नहीं बढ़ेंगे तो। ठीक है, स्लो गेम्स भी होती हैं, इस तरह गोल्फ वगैरह हैं, लेकिन उनमें भी ऑडियंस है, क्योंकि उनको उनके रूल समझ आते होंगे, हम नहीं देखते। जो लोग देखते हैं उन्हें शायद पता होगा। क्रिकेट आज तक क्यों नहीं बढ़ सकी, क्यों 14-15 मुल्कों में रुक के खड़ी है, सिर्फ इसी की वजह, यही वजह है कि फरसूदा रूल्स, वही
100 साल पहले जो बने थे वही आज तक चल रहे हैं। भाई आज के ज़माने के मुताबिक कर लो, ग्राउंडों की छतें बना लो, टेस्ट मैच को थोड़ा बढ़ाया कैसे जा सकते हैं, इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाता है, कुछ उस तरह के रूल लेके आओ। लेकिन नहीं, क्योंकि क्रिकेट को बोरिंग रखना है, इस जो लॉन्गर फॉर्मेट है, वनडे भी बोरिंग ही हो जाता है, तो फिर यही हाल ही रहेगा। बहरहाल पाकिस्तान की टीम की बात करें तो वही वाह वाह परफॉर्मेंस, वही गलतियां, बाबर आजम चौथी इनिंग्स में दोनों बार आके फेल होना। खैर पहला मैच तो एक डेड था, उसकी बात नहीं करते। सेकंड मैच जो था उसमें जीता जा सकता था, एक साफ चांस नजर आ रहा था। टीम का मेन बैट्समैन कैप्टन जब विकेट पे आता है उसे जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। बेतुकी सी बेवकूफ़ों ने, मुझे इतनी जाहिलाना शॉट लगती है जो लेग स्टंप से बाहर की बॉल होती है उसे छेड़कर उस पर एज होके आउट होना, उस बॉल पर आउट होके जाना, तो ये एक अजीब सी बात है। बाबर भी जिम्मेदारी पता नहीं कब लेना सीखेगा। इस तरह के क्रंच मोमेंट्स में जब चल जाता है फिर तो बहुत अच्छे फ्लो के साथ खेलते हैं, क्योंकि नो डाउट टैलेंट भी है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा टैलेंट है। लेकिन इस तरह के मौकों पर बाबर को राइज अप करना चाहिए। अगर बाबर वहां जहां 22 स्कोर बना के गया, अगर 60 बना के जाता है, नीचे साउथ शकील को आके इतनी डिफेंसिव इनिंग्स ना खेलनी पड़ती। और कुडोस टू सरफराज अहमद, जिनको इतने अरसे तक साइड लाइन किया गया, उन्होंने ड्राई बेबी बनने के बजाय, रिटायरमेंट लेने के बजाय, टीवी पर बैठ के भौंकने के बजाय, आमिर वगैरह की तरह फजूल बकवास करने के बजाय वहां पर आकर परफॉर्मेंस दी, फिटनेस दी, डोमेस्टिक में खेला, परफॉर्म किया, टीम में आए, जगह नहीं बनी, फिर डोमेस्टिक में गए, फिर परफॉर्म किया, फिर टॉप स्कोरर बन के, मैन ऑफ द टूर्नामेंट बन के टीम में आए, और पाकिस्तान में आकर न्यूजीलैंड जैसी टीम के खिलाफ खेल के उन्होंने ये प्रूव किया कि मैं एक अभी भी अच्छा बैट्समैन हूं, खेल सकता हूं। नो डाउट उनकी कीपिंग में मिस्टेक्स थी, लेकिन जिस लेवल की उन्होंने बैटिंग की है तो नजर आ रहा था कि एक टॉप विकेट टेकर बैट्समैन खेल रहा है, और बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ मॉडर्न क्रिकेट की तरह उन्होंने खेला। 4 50 लगाई, चौथी इनिंग में उन्हें सेंचुरी भी मिली, और वो मैच खत्म कर सकते थे। अगर वो खड़े रहते तो मैच खत्म भी जरूर कर जाता, लेकिन डिजर्विंग मैन ऑफ द सीरीज और मैन ऑफ द मैच के उसे अवार्ड मिला। बहुत जबरदस्त सरफराज का कमबैक, और मुझे दिल से खुशी है उस प्लेयर के लिए, क्योंकि उसने कभी किसी के खिलाफ बात नहीं की, कभी किसी पर बकवास नहीं की, कभी मैनेजमेंट का रोना नहीं रोया, चुप करके साइड लाइन हो गया था, अपने आप को फिट किया, अपने आप को उस काबिल बनाया कि टीम में आके खेले, और जब मौका मिला उसे कैपिटलाइज किया। तो प्रोफेशनलिज्म है, इस तरह का प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए प्लेयर्स में। आमिर वगैरह को, वहाब वगैरह को सरफराज से सीखना चाहिए। एक उम्र होती है जब इंसान की बस हो जाती है, जब इंसान नहीं खेल सकता। अगर दमखम है तो फिर ग्राउंड में प्रूव करो, और फिर ग्राउंड में आके खेलो, तब तो बात बन सकती है। लेकिन इस तरह बात नहीं बन सकती जिस तरह आप लोग ट्विटर पर और टीवी पे बैठ के शोर शराबा करते हैं। तो सरफराज इज एन एग्जांपल फॉर यंगस्टर्स एंड फ्यूचर जनरेशंस के किस तरह से बगैर बोले आप टीम में अपनी जगह बना सकते हैं। एक फवाद आलम इस तरह की एग्जांपल थे, और अब सरफराज है। नो डाउट कि ये जो सक्सेस है शॉर्ट टर्म होगी, एज फैक्टर है, बहुत लंबे अरसे तक ये नहीं रहेगी। दुआ मांगते हैं अल्लाह करे लंबे अरसे तक रहे, लेकिन एक प्रूफ जरूर किया है कि कोई भी अगर खेल के मेहनत करके आगे प्रूव करना चाहे अपने आप को तो बिल्कुल कर सकता है। तो सरफराज ने ये बहुत अच्छी एग्जांपल सेट किया, मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई। सीरीज हम जरूर हार गए, लेकिन अगर पॉजिटिव पॉइंट हम लेना चाहें तो उसमें से यही सरफराज वाला ही होगा। तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। अल्लाह।